नेक्स्ट जिस रिकर्सिव फंक्शन की हम बात करेंगे ये है मेरा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन यानी ये फंक्शन मेरे लिए पावर कैलकुलेट करता है। पावर का मतलब है a टू द पावर n को कैलकुलेट करके देगा। जैसे हमारे पास पाव फंक्शन होता है मैथ लाइब्रेरी के अंदर, हम मैथ डॉट पाव a टू द पावर n के लिए इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो उसी फंक्शन को मैंने रिकर्जन से यहाँ पर लिख दिया है। तो पावर फंक्शन में क्या हो रहा है, a टू द पावर n कैलकुलेट होता है। पैरामीटर्स में क्या आएगा, एक a आएगा, एक n आएगा। फिर क्या होता है, a टू द पावर n कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं a टू द पावर n माइनस 1 कैलकुलेट कर लेती हूँ, फिर मैं उसको a से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरा रिकर्जन कुछ ऐसा है कि पहले मैंने क्या किया, f ऑफ a टू द पावर n को कॉल लगाई। इसने क्या किया, f ऑफ a टू द पावर n माइनस 1 को कॉल लगा ली। ये फंक्शन कैलकुलेट करता है a टू द पावर n को, ये फंक्शन कैलकुलेट कर लेगा a टू द पावर n माइनस 1 को। इससे मैं किसको मल्टीप्लाई कर लूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी a के साथ। मुझे पता है जब a मल्टीप्लाई होता है a टू द पावर n माइनस 1 से तो आंसर आ जाता है a टू द पावर n। दिस इज वेरी बेसिक मैथ। ये फंक्शन अब किसको कॉल कर लेगा, ये कॉल कर लेगा a टू द पावर n बाई 2 को कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, तो यहाँ से मेरे पास आएगा a टू द पावर n माइनस 2। अब ये फंक्शन किसको कॉल लगाएगा, ये खुद ही को कॉल लगाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ a टू द पावर n माइनस 3। यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई होता है, और ये क्या कैलकुलेट करेगा, a टू द पावर n माइनस 3 को। और इसी तरीके से कॉल्स लगती जाएंगी। कब तक कॉल्स लगेंगी, जब तक मेरा बेस केस नहीं आ जाता। बेस केस क्या है, बेस केस n इज इक्वल टू 0 के लिए। n इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे पता है a की वैल्यू कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर 0 आएगा, 2 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेस केस में मैंने रिटर्न कर दिया अपने 1 को। अब 1 को जैसे ही रिटर्न किया तो यहाँ बेस केस हिट हो जाएगा, जिसमें मैं रिटर्न कर रही हूँ फॉर f a0 a टू द पावर 0 में मैं हमेशा रिटर्न करती हूँ अपनी वैल्यू 1 को। तो मेरे पास कुछ लेवल्स आ जाएंगे रिकर्जन के, जिसमें मेरी रिकर्जन कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, कॉल हो रही है। इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ये मेरा लीनियर केस है जिसमें एक एक करके खुद ही को कॉल कर रहे हैं हर बार -1 करके। तो लीनियर केस के अंदर क्या होता था, वर्क डन होता था मेरे नंबर ऑफ कॉल्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन ईच कॉल। अब मेरे नंबर ऑफ कॉल्स कितने हुए, क्योंकि मैं n को -1 करते करते 0 तक लेके जा रही हूं, तो n को -1 करते करते 0 तक लेकर जाना कितना टाइम लेगा, इसमें n टाइम लेगा। हर बार एक स्टेप कर करके मैं n कॉल्स लूंगी। तो मेरी नंबर ऑफ कॉल्स हो जाएंगी n के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय हर कॉल में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये भी कांस्टेंट टाइम है और ये भी कांस्टेंट टाइम है। मतलब जो आंसर आपके पास आ चुका है ऑलरेडी, मान लीजिए आंसर x है, इसको अगर मुझे a से मल्टीप्लाई करना है तो ये कांस्टेंट ऑपरेशंस है, इसमें भी मुझे कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट टाइम। तो मेरा वर्क डन हो जाएगा n इंटू k के बराबर। इससे मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग ऑफ n के बराबर। ये कांस्टेंट मेरा यहाँ से कट जाएगा। स्पेस कितनी आएगी, स्पेस मेरी आएगी कि मेरी कॉल्स कितनी हुई मल्टीप्लाई बाय हर कॉल में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुई। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे स्टैक में क्या होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हर एक लेवल पर कॉल जाएगी। यहाँ f ऑफ a बाई n के लिए कॉल जाएगी, यहाँ f ऑफ a n माइनस 1 के लिए, a n माइनस 2 के लिए, a n माइनस 3 के लिए। इस तरीके से a ऑफ 0 तक मेरी कॉल्स जाती रहेंगी। तो टोटल कितने लेवल्स, n लेवल्स। तो मेरे रिकर्जन में टोटल कितने लेवल्स बन जाएंगे स्टैक कॉल्स की फॉर्म में, मेरे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में n लेवल्स बन जाएंगे। और हर लेवल पर कितनी स्पेस हो रही है, हर लेवल पर कांस्टेंट स्पेस, क्योंकि मेरा एक फंक्शन कॉल कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं है। तो दिस इज माय कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट ये वाला हर लेवल के लिए, ईच लेवल के लिए, और ये है मेरे टोटल लेवल्स। तो टोटल लेवल्स की क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिकर्जन के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ वेरिएबल्स नहीं बताते, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे स्टैक की कॉल्स भी बताती है। इसीलिए मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ n। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है और मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n है। तो ये हमने रिकर्सिवली पावर को कैलकुलेट किया है। अब इस पावर फंक्शन को हम और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकर्जन। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं रिकर्जन की हेल्प से, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने तरीका यूज किया उसके अंदर मैंने क्या किया, a टू द पावर n को कैलकुलेट किया a इंटू a टू द पावर n माइनस 1 से, फिर a टू द पावर n माइनस 1 को कैलकुलेट किया a इंटू n टू द पावर माइनस 2 से, फिर a टू द पावर n माइनस 2 को कैलकुलेट किया a मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n माइनस 3 से। इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया। पर पावर कैलकुलेट करने का एक और सेपरेट फॉर्मूला होता है या एक और सेपरेट तरीका होता है। कैसे, अगर मेरे पास a टू द पावर n मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ a टू द पावर n बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर n बाई 2। हर बार मैं क्या कर दूं, पावर को हाफ कर दूं। इस हाफ पावर को मैं करूंगी तो क्या यहाँ से मैं समझ सकती हूँ मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n की जगह अब log n की टर्म्स में आने वाली है। क्योंकि जब भी मैं चीज़ों को हाफ करना शुरू करती हूँ ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n से रिलेटेड होनी चाहिए, log n से रिलेटेड होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये तो हो जाएगा इवन केस के लिए, यानी अगर मुझे a टू द पावर 6 कैलकुलेट करना है तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 3। ऑड केस में क्या होगा, ऑड केस के लिए यानी a टू द पावर 7 के लिए मैं लिख सकती हूँ a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई a। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ दिस इज माई हाफ पावर, दिस इज ऑल्सो माई हाफ पावर। हाफ पावर का स्क्वायर मैंने निकाल लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने a के साथ। दिस इज फॉर माई ऑड केस। अभी सिर्फ इवन केस का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इंप्लीमेंटेशन में हम ऑड केस भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर, फिर n बाई 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a टू द पावर n बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n बाई 4। तो दूसरा तरीका हुआ कि हर बार मैं अपनी पावर को हाफ में डिवाइड कर दूं। इवन है तो सिर्फ इतना पार्ट मल्टीप्लाई होगा, ऑड है तो हाफ पावर के साथ मुझे a को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर समराइज करूं सेकंड चीज़ को, तो सेकंड तरीका क्या हुआ कि मुझे a टू द पावर n निकालना है, तो हर बार मैं क्या करूं, a टू द पावर n बाई 2 निकाल लूं और a टू द पावर n बाई 2 निकाल लूं। अगर मेरा नंबर ऑड है तो इसमें मुझे a को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या करूं, a टू द पावर n बाई 4 निकाल लूं, इसमें भी a टू द पावर n बाई 4 निकाल लूं। अगर ये वैल्यू इवन है फिर तो ठीक है, ऑड है तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा पैरेलल या मेरा सेकंड तरीका होता है पावर फंक्शन को कैलकुलेट करने का। और इसी का अगर मैं कोड लिख दूं तो अब मैं उस कोड की रिकर्जन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करूंगी।